नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, उसका अगला अंश लेकर, जिसका शीर्षक है वाल्मीकि प्रतिभा। मूर की आयरिश रागों की एक सचित्र किताब हमारे पास थी। आनंद में बेहोश होकर अक्षय बाबू जब उन रागों को छेड़ते थे तो मैं कई बार उन्हें बैठा बैठा सुना करता था। इस किताब में कविताएं तस्वीरों के साथ थीं। इन तस्वीरों की सहायता से मैं अपने मन ही मन जादू की तरह पुराने आयरलैंड का सपना देखा करता था। उस समय तक मैं इन रागों को अच्छी तरह सुन नहीं पाया था। किताब में जो सादगी की तस्वीर थी उसी के सहारे ये राग मैंने मन ही मन गाया था। हाँ, मेरी तेज इच्छा जरूर थी कि आयरलैंड की इन रागों को और ठीक तौर से सुनूं, सीखूं और फिर अक्षय बाबू को भी सुनाऊं। जीवन में कुछ इच्छाएं अपनी बदकिस्मती से पूरी होती हैं और पूरी होते ही खत्म भी हो जाती हैं। विलायत जाने पर कुछ आयरिश रागों को सुनने का मुझे मौका मिला, उन्हें मैंने सीखा भी। नतीजा ये हुआ कि मैंने जितने राग सीखे उनसे ज़्यादा सीखने की चाह नहीं हुई। यद्यपि ये ठीक है कि मेरे सीखे हुए राग सादे, प्यार भरे, मीठे और करुण रस से भरे थे, लेकिन मैंने अपने सपने की दुनिया के द्वारा पुराने आयरलैंड के किसी दीवान खाने में जो गाने सुने थे उनसे इनका मेल नहीं बैठ सका। जब मैं हिंदुस्तान लौट आया तो मैंने अपने इन दोस्तों को आयरिश गीत सुनाया। उसे सुनकर वे बोले, रवि की आवाज़ कैसी हो गई, बड़ी अनोखी और विदेशी मालूम होती है। मेरा सुर भी उन्हें बदला हुआ मालूम पड़ा। इस तरह देसी विदेशी गानों का मुझ में बीज पैदा हुआ। वाल्मीकि प्रतिभा नामक की नाटिका इसी बीज जन्मने का फल था। इस नाटक में बहुत से गाने हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनमें वह रस नहीं है जो शुरू से हमारे भारत में चला आ रहा है। आसमान में ऊंचे ऊंचे चढ़कर उड़ने वाली चीज़ों को इस नाटिका में ज़मीन पर जबरन दौड़ाया गया है। जिसने ये नाटिका देखी होगी या गीत सुने होंगे, मुझे भरोसा है कि वह कभी उन गीतों को हिंदुस्तानी संगीत के लिए शर्मनाक या बेमतलब के नहीं समझेगा। देसी विदेशी गीतों की मिलावट ही इस नाटिका की खासियत है। राग रागनियों की कड़ी का मनमाना इस्तेमाल करने के जोश ने मुझे दीवाना बना दिया था। वाल्मीकि प्रतिभा के कुछ गाने पहल निखालिस हिंदुस्तानी रागों में बनाए गए थे। इनमें से कुछ गाने मेरे भाई ज्योति ने बनाए थे, कुछ गाने यूरोपियन राग में बनाए गए थे। भारत में तिल्लाना राग को नाटक में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस नाटिका में भी इस राग का खूब इस्तेमाल किया गया है। शराब के नशे में मस्त लुटेरों के गाने के 2 पद हैं। इनके लिए अंग्रेजी राग ठीक समझा गया और वन देवता के शोक को बताने के लिए आयरिश राग का अच्छा इस्तेमाल हुआ। वाल्मीकि प्रतिभा सिर्फ बाँच कर समझने लायक नाटक नहीं है। बिना गाए या मंच पर बिना सुने उनके गीतों से कोई रस नहीं मिल सकता। यूरोपियन लोग जिसे ओपेरा कहते हैं वह यह नहीं है। ये तो एक छोटा सा पदों का नाटक है। मतलब ये है कि यह कोई काव्य नहीं है। कविता की दृष्टि से विचार करने पर बहुत बड़े थोड़े गीत महत्व के या सुंदर मालूम होंगे। नाटक में संगीत का पूरा काम करना, इतना ही इसका इस्तेमाल है, ज़्यादा नहीं। विलायत जाने से पहले हम अपने घर पर वक्त वक्त पर साहित्य प्रेमी लोगों को इकट्ठा किया करते थे। इन मौक़ों पर गाना बजाना, भाषण देना और फिर कुछ खाना पीना हुआ करता था। मेरे विलायत से आने पर ऐसा एक ही मेला हुआ और वह भी आखिरी ही था। इसी मजलिस में इस्तेमाल करने के लिए मैंने ये वाल्मीकि प्रतिभा नाटिका लिखी। इसके दिखावे में मैंने ये वाल्मीकि की एक्टिंग की थी और मेरी भतीजी प्रतिभा ने सरस्वती की। इस तरह से उसका नाम नाटक से जुड़ा हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर की एक किताब में मैंने पढ़ा था कि भाषण पर मन के विकारों का असर पड़ने पर उसमें से ताल सुर अपने आप ही पैदा होने लगता है। ये ताल सुर भी शब्द की तरह महत्व के हैं, क्योंकि प्यार, दुश्मनी, सुख दुख, अचरज वगैरह विकारों को प्रकट करने के लिए इंसान को अपनी आवाज़ में फ़र्क करना पड़ता है। और इस कला में बढ़ते बढ़ते ही इंसान ने संगीत शास्त्र को खोज निकाला है। हर्बर्ट स्पेंसर के इस ख्याल ने मुझ पर भी असर किया और मैं सोचने लगा कि गद्य व पद्य वाला नाटक क्यों न तैयार किया जाए। हमारे कहानीकार थोड़े बहुत यह काम किया करते हैं। वे विषय को पेश करते करते बीच में ही गाने भी लग जाते हैं। इस तरह के भाषण पद्य वाले भाषण कहे जा सकते हैं। इसमें राग रागनी ताल वगैरह कुछ नहीं होता, केवल सुर बदलता रहता है और तुक मिलाने पर ख्याल रखा जाता है। बेतुकी कविता तुक वाली कविता की बनस्बत ज़्यादा ढीली ढाली होती है।
लेकिन इस तरह के भाषणों में तो तुक वाली कविता भी ढीली ढाली हुआ करती है। वहाँ राग रागिनियों के कठिन कायदे पालने तथा ताल सुर मिलाने का ख्याल भी नहीं रखा जाता, क्योंकि केवल मन के विकारों को पेश करना ही खास काम रहता है। उससे सुनने वाले को भी कुछ बुरा नहीं मालूम होता। वाल्मीकि प्रतिभा में जो इस तरह का नयापन पेश किया गया था, उसमें कामयाबी भी मिली। इसलिए एक दूसरी नाटिका लिखी, इसका नाम था काल मृगया। रामायण में एक कहानी है कि एक बार दशरथ शिकार खेलने गए थे। वहाँ उन्होंने भूल से शिकार की जगह एक मुनि के इकलौते बेटे को मार दिया। इसी कहानी के आधार पर ये नाटिका लिखी गई थी। हमने अपनी छत पर एक मंच बनाया और इस नाटिका को खेला। इसे देखकर दर्शक करुण रस में डूब गए। पीछे से इस नाटिका में कुछ बदलाव हुए और उसका बहुत सा हिस्सा वाल्मीकि प्रतिभा में शामिल कर लिया गया। इसलिए ये नाटिका अपने रूप में न छप सकी। कुछ समय बाद माया का खेल नाम की तीसरी नाटिका मैंने लिखी। ये दोनों से अलग तरह की थी। इसमें पदों को ज़्यादा जगह दी गई थी। पहली दोनों नाटिकाओं में पद्मों के बगीचे में नाट्य प्रसंग की माला गूंथी गई थी। इसमें पद्य फूलों की माला। इसकी खास एक वजह एक्टिंग नहीं, भावना थी। असल में पूछा जाए तो मेरा मन ये नाटिका लिखने वक्त संगीतमय हो गया था। वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृगया ये दोनों नाटिकाएं लिखते वक्त मेरे में जो जोश था वह दूसरी किसी भी किताब लिखते वक्त मुझे अपने में नहीं लगा। इसकी वजह यही कही जा सकती है कि दोनों नाटिकाएं उस वक्त के संगीत को पैदा करने वाली प्रेरणा का दृश्य फल ही हैं। नई बात को देने के आनंद ही के कारण वे नाटिकाएं लिखी गईं। इनके लिखते समय सही गलत, राग रागनियों का देसी विदेशीपन आदि बातों का ध्यान नहीं रखा गया। मैं तो जोश के साथ जल्दी से उन्हें लिखता ही चला गया। मैंने ऐसे कई मौके देखे हैं जिन पर मेरे लेख या मेरे विचार से बंगला भाषा के पढ़ने वालों का दिल बेचैन हो जाता था। लेकिन ये अचंभे की बात है कि संगीत के बारे में पुरानी कल्पनाओं को मेरे धीरज के साथ फटकार बता देने पर भी वे कुछ भी नहीं डगमगाए, अपितु मेरे नए तरह के गानों को सुनकर वे खुश हुए थे। वाल्मीकि प्रतिभा में सब गाने मेरे खुद के नहीं हैं। कुछ गाने अक्षय बाबू ने भी बनाए थे और कुछ बिहारी चक्रवर्ती को शरद मंगलमाला के पदों का अनुवाद है। इस गीत भरी नाटिका का प्रदर्शन दिखाने में मेरा ही खास हाथ था। बचपन से ही अभिनय की ओर मेरा लगाव था और इसी ओर मेरा ध्यान भी था। मैंने अपनी इस लगन को सबूत के साथ साबित कर दिया था। इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही बार अपने भाई ज्योति के लिखे हुए एक हास्य नाटक के अभिनय के दौरान अलील बाबू का पार्ट लिया था। इसीलिए वाल्मीकि प्रतिभा का मंचन मेरे लिए करीब करीब नया ही था। उस वक्त मैं बहुत ही छोटा था, इसलिए मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। उन दिनों हमारे घर में संगीत का झरना ही बह रहा था। उसके आसपास उड़ने वाले हिमकण हमारे भीतर में इंद्रधनुष के रंग के समान सात सुर झलकाते थे। जब हमने जवानी में प्रवेश किया तब एक तरह का नया जोश जागा और जानने की इच्छा और भी बढ़ गई। चारों ओर के नए नए रास्ते सूझने लगे। हर एक बात का अनुभव पाने का यत्न करने की इच्छा होने लगी। हमें कोई भी बात नामुमकिन नहीं दिखलाई पड़ती थी। कोई भी काम हाथ में लेने पर उसमें कामयाबी सामने खड़ी दिखाई पड़ती थी। लिखते गाते एक्टिंग करते जोश का पूर आ गया था। ऐसी दशा में मैंने 20वें साल में प्रवेश किया। हमारी जिंदगी के रथ को इतनी कामयाबी के साथ दौड़ाने वाली सामर्थ्य रूपी गुणों का मेरा भाई ज्योतिरिंद्र सारथी था। वह किसी से भी डरने वाला न था। यह भी कहा जा सकता है कि उसके कोष में डर नाम का शब्द ही नहीं था। मैं बचपन में कभी घोड़े पर नहीं बैठा था। एक बार उसने अपने आगे मुझे घोड़े पर बैठाला और खूब दौड़ाया। उस समय मुझे किसी तरह का डर नहीं मालूम हुआ। इन्हीं दिनों हम अपनी जमींदारी की खास जगह सेलड़ा में थे। वहाँ आसपास शेर होने की खबर मिली। फिर ज्योतिरिंद्र के जोश का क्या पूछना, उसने तुरंत ही शिकार के लिए जाने की तैयारी की। मुझे भी अपने साथ ले लिया। मेरे पास बंदूक नहीं थी, पर यह अच्छा ही था क्योंकि वह शेर के बनिस्बत मेरे लिए ज़्यादा भयानक होता। जंगल के पास पहुंचकर हमने अपने जूते उतारे और नंगे पांव जंगल में घुसे। आखिर में बांस के एक जाले में हम घुसे। उसके बीच की कटीली टहनियाँ नष्ट हो गई थी, इसलिए हमारे खड़े होने लायक उसमें जगह नहीं थी। अपने भाई के पीछे मैं खड़ा हो गया। यदि उस खतरनाक जानवर ने मुझ पर अपने जानलेवा पंजों से हमला किया होता तो उसे मारने के लिए मेरे पास जूते तक नहीं थे।
इस तरह मेरे भाई ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। किसी भी डरावने काम में या मेरी सार संभाल नहीं करता था। किसी भी डरावने काम में वह मेरी सार संभाल नहीं करता था। चाहे जो करने के लिए मैं आज़ाद था। कोई भी रूढ़ी उसे बांध नहीं सकती थी। वह बड़ा हिम्मत वाला था। इसीलिए वह मेरा डरपोकपन और रिश्ते का अविश्वास दूर करने में पूरी तरह समर्थ था। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।